गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चे, बहुत सारे लोगों के यूट्यूब पे कमेंट आ रहे थे कि सर आपका पेड बैच बायोलॉजी का पेड बैच कब आ रहा है। तो दोस्तों, अब आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। बायोलॉजी का जो स्पेशल पेड बैच है वो आज से शुरू हो रहा है। पूरा का पूरा सिलेबस इसको आपको कराया जाएगा। इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या, पहले उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, देन हम आगे की तरफ अपने सिलेबस पे बढ़ेंगे। बच्चे, इसमें आपको मिलने क्या क्या वाला है तो आपको बता देना है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कराए जाएंगे जो आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर जिनसे पूछे जा चुके हैं। वो सारे के सारे एग्जाम को देखते हुए आपके कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। आप 6 महीने तक अपने ऐप पर वो क्लासेस को कभी भी किसी भी समय देख सकते हो लॉगिन करके। बच्चे, साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा। जो भी यहाँ क्लास पढ़ाई जाएगी उस क्लास का जो भी मटेरियल होगा वो पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुँचा दिया जाएगा। एक और रहेगा कंसेप्चुअलिटी क्लियरिटी। इसका मतलब क्या है तो आपको बता देना है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे वो बाइलिंगुअल रहेगा। एक एक चीज़ों को कवर करेंगे और इतनी अच्छी तरीके से करेंगे कि चाहे कोई कितना भी कमज़ोर बच्चा हो या कितनी हाई लेवल का बच्चा हो, एकदम बेसिक टू एडवांस अपन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इस कोर्स की फ़ीस कितनी रहेगी? केवल और केवल 299 रुपये। वैलिडिटी कितने दिन की रहेगी बच्चे? 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी। इसमें इस बैच का नाम है बच्चे बायो स्पेशल बैच फर्स्ट। इस बैच के नाम से आपको परचेज़ करना है, जहाँ पर आपको पूरे बायोलॉजी के लिए किन किन एग्ज़ाम को ये कवर करेगा। तो बच्चे, एसएससी के किसी भी ट्रेड के एग्ज़ाम हो, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी और जो भी एमटीएस, सीएचएसएल, जहाँ जहाँ जनरल साइंस आती है सारे एसएससी को कवर करेंगे। रेलवे के एग्ज़ाम जो होते हैं जहाँ पर जनरल साइंस होती है, स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं यानी स्टेट वाइज जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी को कवर किया जाएगा। प्लस सीडीएस, एनडीए, जो भी आपके डिफेंस के कोर्सेस होते हैं, इन डिफेंस के कोर्सेज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये सिलेबस। फिर बच्चे, चाहे वो एमपीएसआई हो, चाहे वो आर्मी हो, जहाँ जहाँ आपकी जनरल साइंस आती है वहाँ वहाँ बच्चे आपको ये सिलेबस इंपॉर्टेंट लगेगा और वहाँ वहाँ ये चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। तो बच्चे, आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बच्चे, इस क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी वो बना देता है और हमको कंफ्यूज करने की वो कोशिश करता है कि सर यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनाएगा इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले आज के सिलेबस में पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन बायोलॉजी। बहुत डिटेल से करना है, अपने नोट्स खुद ही तैयार करना है। बच्चे, करना क्या है, सबसे पहले बायोलॉजी में अगर आपसे पूछे कि सर ये जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो बता देना है सर बायोलॉजी लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से। कभी कोई पूछता है कि बायोलॉजी कहाँ से लिया गया है तो बच्चे आपको बता देना है ग्रीक लैंग्वेज से। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे? ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगर आपसे बायोलॉजी यानी कि जिसको हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, ये जीव विज्ञान किस भाषा से लिया गया है तो बच्चे बता देना है आपको किससे लिया गया है, तो ग्रीक लैंग्वेज से। अच्छा, ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्दों से लिया गया है। एक का मतलब होता है बच्चे बायोस, एक का मतलब है बायोस और दूसरा जो वर्ड है वो है लॉगोस। बायोस का मतलब होता है टू लिविंग यानी जीवित, सजीव। यहाँ पर मतलब क्या होता है बच्चे? टू लिविंग का मतलब होता है सजीव। और लॉगोस का मतलब होता है बच्चे टू स्टडी। लॉगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी यानी के बारे में अध्ययन करना। टू स्टडी यानी के बारे में अध्ययन करना, यानी हम जनरली तौर पे के बारे में अध्ययन करना। जनरली तौर पे आपसे बोला जाए कि बायोलॉजी में किसकी स्टडी करना, तो आपको बता देना बच्चे आपको स्टडी करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सर ये लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, इसको हम धीरे धीरे आगे चल के सिलेबस में कवर करेंगे। बट यहाँ पर आप एक चीज़ समझो कि जो बायोलॉजी है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से, बायोस प्लस लॉगोस। बायोस का मतलब होता है टू लिविंग, लॉगोस का मतलब होता है टू स्टडी। लिविंग का हिंदी है सजीव और टू स्टडी का मतलब होता है के बारे में अध्ययन करना, यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। फिर आता है कि सर ये बायोलॉजी शब्द सबसे पहले यूज़ किसने किया था? कोई आपसे बोल दे कि सर बायोलॉजी शब्द सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो बायोलॉजी शब्द सबसे पहले यूज़ किया था बच्चे लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। ट्रेविरेनस ने, ये 2 साइंटिस्ट थे बच्चे जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द यूज़ किया था। यानी एक साइंटिस्ट थे बच्चे जिनका नाम था लेमार्क और दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस, ये बच्चे 2 साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। कब किया था? 1802 में। कब किया था बच्चे? 1802 में, यानी 1802 में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग इनके द्वारा किया गया था। फिर थोड़ा सा और आगे आते हैं कि सर बायोलॉजी में आपको स्टडी भी पता चलेगी कि बायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? लिविंग की स्टडी करते हैं। लेकिन थोड़ा सा जब आगे चलते हैं तो ये बोला जाता है सर बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन में कि जो बायनोमियल
आपका थ्योरी थी, बायनोमियल थ्योरी थी बच्चे, यानी द्विनाम पद्धति। ये द्विनाम पद्धति किसके द्वारा लाई गई थी बच्चे, तो आपको बता देना है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर अगर पूरा इसका नाम बोला जाए तो बच्चे इसको बोला जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम पद्धति। तो कभी आपसे पूछता है कि द्विनाम पद्धति किसके द्वारा लाई गई है, तो द्विनाम पद्धति लाई गई थी कार्लस लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे, कार्लस लिनियस के द्वारा। तो आपको ये बता देना है कि ये किसके द्वारा दी गई थी, तो आपको बता देना है कार्लस लिनियस के द्वारा दी गई थी। और इन्हीं ने ही बच्चे आगे चल के अपनी एक बुक लिखी थी कार्लस लिनियस ने। उस बुक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरी। उस बुक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरी। तो कभी कोई पूछ ले, कभी आपसे कोई पूछ लेता है कि सिस्टमा नेचुरी एक जो बुक थी, बहुत फेमस बुक हुई है बच्चे, सिस्टमा नेचुरी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो बच्चे आपको बता देना है किसके द्वारा, कार्लस लिनियस के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, कार्लस लिनियस के द्वारा लिखी गई है। इस बुक में इन्होंने क्या किया है, तो आप बताओगे, इन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में डिटेल स्टडी दिया है, यानी कि जो वर्गीकी होता है, आधुनिक वर्गीकी के जनक इसीलिए इन्हीं को कहा जाता है। तो बायनोमियल जो थ्योरी थी, इसके बाद उन्होंने एक सिस्टमा नेचुरी जो बुक लिखी थी बच्चे, इसमें इन्होंने किसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, वर्गीकी के बारे में, और वर्गीकी के बारे में यानी कि टैक्सोनॉमी के बारे में बताया है। तो इसीलिए कभी कभी पूछ लेता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की अगर बात आएगी तो बच्चे आपको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी में किसका नाम लिख के आ जाना है, कार्लस लिनियस का लिख के आ जाना है। अगर जब यहाँ तक बात आ ही गई है कि सर जो बायोलॉजी है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से, बायोस प्लस लोगोस, जिनका मतलब होता है सजीवों के बारे में अध्ययन करना। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवेनियस ने किया था। बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम जो पद्धति वो किसके द्वारा दी गई थी, कार्लस लिनियस के द्वारा दी गई थी। इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लेकिन थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमें दो चीज़ें और देखने को मिलती है कि सर फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। अगर कभी कोई आपसे पूछता है कि सर फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आपको बता देना है बच्चे फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्त, हिंदी में बोलेंगे जीव विज्ञान के जनक। तो जीव विज्ञान के जनक बोला गया है अरस्तु जी को। किसको बोला गया है बेटा, अरस्तु जी को। इंग्लिश में उनको लिखा जाता है अरस्टोटले। क्या लिखा जाता है बच्चे, अरस्टोटले। हिंदी में क्या बोलेंगे, इनको अरस्तु बोला जाता है। एक बात आपको ये याद रखना है, एक बात आपको बच्चे अरस्तु की ये याद रखना है कि अरस्तु को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं तो सर फादर ऑफ बॉटनी की बात की जाती है कि सर फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी किसे कहा जाता है। तो आपको फादर ऑफ बॉटनी के बारे में अगर पूछे, यानी कि पादप विज्ञान के जनक पूछे कि पादप विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो बच्चे पादप विज्ञान के जनक के रूप में किसे कहा जाता है, तो आपको बोलता है ना थियोफ्रास्टस जी को। किसको बोलेंगे, थियोफ्रास्टस जी को। ये आपको साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो बता देना है फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है। फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है बच्चे, अरस्तु ही है। फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, थियोफ्रास्टस जी को। अब देखो बच्चे, आपने दो नाम और सुनेंगे। एक का नाम आपने सुना होगा कौन सा, फौना। क्या नाम सुना होगा बच्चे, फौना नाम सुना होगा कि सर फौना और फ्लोरा क्या होता है। एक्चुअली में एनिमल के लिए जो शब्द यूज़ होता है ना, एनिमल, तो एनिमल के लिए जो शब्द होता है वो होता है बच्चे फौना। और बच्चे अगर प्लांट के लिए पूछे कि प्लांट के लिए कौन सा शब्द यूज़ होता है, तो आपको बोलना है फ्लोरा। कौन लिखना बच्चे, फ्लोरा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पर्टिकुलर किसी एक जगह की स्पेसीज़ के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम नाम क्या दे देते हैं, फौना। और पर्टिकुलर किसी एक एरिया का जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको हम नाम क्या दे देते हैं, फ्लोरा। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में दो ही तरीके से जीवन संभव है, या तो प्लांट के रूप में या फिर एनिमल के रूप में। इसीलिए आगे चल के ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आप ऐसे बोल सकते हो कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम कैसे आया, तो आप इनको इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है बच्चे, ये था हमारा इंट्रोडक्शन एक जनरली। अगले चलते हैं बेटा थोड़ा सा और कि सर ये जो जूलॉजी है, बॉटनी है, जेनेटिक्स है और माइक्रोबायोलॉजी है, ये एक्चुअली में है क्या। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि सर बायोलॉजी की ब्रांच कितनी है। आपसे कभी पूछ ले कि बायोलॉजी की ब्रांच कितनी है, अभी केवल आपने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा है, यानी बायोलॉजी की ब्रांच अगर आपसे पूछता है तो मेन ब्रांच बच्चे कितनी है, 4। बायोलॉजी की मेन ब्रांच कितनी है, 4। लेकिन अगर आप ओवरऑल ब्रांचेस की बात करोगे तो बायोलॉजी की लगभग 155 प्लस ब्रांच हैं।
155 प्लस ब्रांच है, यानी 155 से ज़्यादा ब्रांच हैं। अगर 4 ब्रांच की बात करो तो ये मेन ब्रांच होती है, यानी इनको बोला जाता है मुख्य शाखाएं। बायोलॉजी की मुख्य शाखाएं की बात करें तो बच्चे आपको 4 के ही नाम लिखना है। और 4 कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट आ जाएगा बच्चे जूलॉजी। नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा? जूलॉजी, जिसको बोला जाता है बच्चे क्या? जंतु विज्ञान। जूलॉजी को क्या बोलेंगे दोस्त? जंतु विज्ञान बोलेंगे। क्लियर है ना? एक। दूसरी जो ब्रांच है बच्चे जिसको कहा जाता है बॉटनी। दूसरी ब्रांच कौन है? जिसको कहा जाता है बॉटनी। बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान। किसको कहा जाता है? तो आपको बोलना है प्लांट की स्टडी को। तीसरे नंबर पे जो ब्रांच होती है बच्चे जिसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ये आपकी तीसरी ब्रांच है, बायोलॉजी की मुख्य ब्रांच बोली जाती है। बायोलॉजी की मुख्य ब्रांच है कौन सी? आपको बोलना है ये 4, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। इसको बोलते हैं सूक्ष्म विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चे? सूक्ष्म विज्ञान बोलते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा और आगे चलेंगे कि सर फोर्थ ब्रांच कौन सी है, तो आपको बता देना है जेनेटिक्स। फोर्थ ब्रांच की बात करेगा तो फोर्थ ब्रांच कौन है? जेनेटिक्स। हिंदी में क्या बोला जाता है? आनुवंशिकी। क्या बोला जाता है दोस्त? आनुवंशिकी बोला जाता है। ये है वो बायोलॉजी की कितनी ब्रांच बचे? 4, जिनके बारे में आपको डिटेलिंग स्टडी करना है। जिनके बारे में क्या करना है? आपको डिटेल स्टडी करना है। चाहे वो बात करें आपकी जूलॉजी की, चाहे वो बात करें बॉटनी की, चाहे वो बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, चाहे वो बात करें जेनेटिक्स की। सर इन चारों में स्टडी किस में करना है? जूलॉजी में आपको करना है एनिमल की, प्लांट स्टडी में इस बॉटनी में करना है प्लांट की स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी में करना है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और जेनेटिक्स में आपको मेंडल्स के लॉ पढ़ना है। यानी आप कह सकते हो इन चारों ब्रांचों को आप बहुत अच्छे से अगर कवर कर लोगे तो इट मीन्स आपका जो सिलेबस होता है जनरल बायोलॉजी का या जनरल साइंस का जो सिलेबस होता है वो लगभग हमें कवर होता हुआ दिखाई दे जाता है। सर पहली ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो पहली ब्रांच कौन सी होती है? जूलॉजी। जूलॉजी के बारे में देखो, सबसे पहला जो पॉइंट बनता है कि सर जो जूलॉजी है ये भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और इस जूलॉजी में अगर बहुत ध्यान से देखें, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चे? जंतु विज्ञान। इस जंतु विज्ञान में अगर आप देखने की कोशिश करो तो 2 चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। सर 2 कौन कौन सी? एक तो दिखाई दे रहा है सर जू, ZOO जू। जू का मतलब होता है बच्चे एनिमल। क्या होता है बच्चे? एनिमल। और बच्चे लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। यानी आप कह सकते हो कि नाम में ही छुपा है। एनिमल मतलब होता है बच्चे जंतु या जानवर, और टू स्टडी का मतलब होता है के बारे में अध्ययन करना। के बारे में अध्ययन करना। यानी आप कह सकते हो कि जंतुओं के बारे में अध्ययन हमको कौन सी ब्रांच में करना है बच्चे? जूलॉजी में करना है। सबसे पहले जूलॉजी के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? अरस्तु। इसीलिए फादर ऑफ जूलॉजी भी किसे कहा जाता है? अरस्तु जी को फादर ऑफ जूलॉजी। कभी आपसे पूछता है बच्चे कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोलेंगे, यानी कि जंतु विज्ञान के जनक। जंतु विज्ञान के जनक। तो बच्चे आपको बता देना है कि जंतु विज्ञान के जो जनक होते हैं वो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अरस्तु जी को। इंग्लिश में अगर आप लिखने की कोशिश करो तो अभी मैंने बोला कि बच्चे इसको बोला जाता है अरस्तोटले। क्या बोला जाता है? अरस्तोटले। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बच्चे हिंदी में बोला जाता है इनको अरस्तु। क्या बोला जाता है? अरस्तु बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। पहला इन्होंने काम क्या किया था बच्चे? इन्होंने 500 एनिमल्स पे स्टडी की थी। 500 एनिमल्स पे क्या किया था बच्चे? स्टडी की थी। आप ये कह सकते हो कि 500 जानवरों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, और पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इन्होंने अपनी बुक में उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के बारे में लिखा था। या फिर आप यूँ बोल दो कि उनके पूरे के पूरे सिस्टम क्या होते हैं, क्या उनका हैबिटेट प्लेस होता है, सब कुछ उन्होंने इनका एक बुक में लिख दिया था। कह सकते हैं कि सर 500 एनिमल्स को इन्होंने पकड़ा हो, इन्होंने स्टडी किया हो, बातें की है, तो 500 एनिमल्स पे इन्होंने क्या किया? अध्ययन। और अध्ययन करने के बाद इन 500 एनिमल्स के इन्होंने साइंटिफिक नेम दिए थे। क्या नाम दिए थे? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम हिंदी में क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक नाम। कभी कोई पूछे कि जानवरों के वैज्ञानिक नाम, है ना, यानी जानवरों के वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम बच्चे किसके द्वारा दिए गए थे? अरस्तु जी के द्वारा दिए गए थे वैज्ञानिक नाम। फिर थोड़ा सा आगे आते हैं कि सर इन्होंने एक किताब भी लिखी थी। इसी किताब में इन्होंने एनिमल्स की डिटेल स्टडी भी दी थी। उस किताब का नाम था बच्चे हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिज्म। हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिज्म। एनिमलिज्म। इज दैट क्लियर बच्चे? यहाँ तक।
आप ऐसे बोल सकते हो कि ये उनकी किताब का नाम था, अरस्तु जी की किताब का हिस्टोरी ऑफ एनिमलिज्म। लेकिन बहुत सारी बुकों में आपको हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं लेना, बात एक ही है। उन्होंने अरस्तु जी ने 500 एनिमल्स पे स्टडी करने के बाद इस बुक में उस एनिमल्स के बारे में डिटेल स्टडी लिख दी थी, प्लस साथ ही साथ इन्होंने साइंटिफिक नेम दिए थे, वैज्ञानिक नाम। इन्हीं के कारण से इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे, फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अगले चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो सर सेकेंड ब्रांच होती है कौन सी, बॉटनी। ये बायोलॉजी की सेकेंड मुख्य ब्रांच होती है। अगर मैं थोड़ा इसके बारे में कहने की कोशिश करूं कि बेटा वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान किसे कहते हैं, तो बोल देना बॉटनी को। अच्छा, ये जो बॉटनी शब्द है बच्चे, बॉटनी शब्द के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बोलूं कि सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं बच्चे पादप विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान। आप कुछ भी लिख सकते हो, पादप विज्ञान या फिर आप वनस्पति विज्ञान भी लिख सकते हो। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो सबसे पहला यही पॉइंट बनता है कि सर इसमें स्टडी किसकी करना है, तो आप बतलोगे कि टू स्टडी अबाउट प्लांट, टू स्टडी अबाउट प्लांट, यानी हमको किसकी स्टडी करना है, प्लांट की, पूरी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। पादप यानी कि पादपों का अध्ययन, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है बच्चे, पादपों का अध्ययन किया जाता है। समस्या ये है कि सर मान लीजिए कि हमने प्लांट की स्टडी की, लेकिन प्लांट में तो बहुत सारी स्टडी होती है, तो क्या सारा बॉटनी के अंदर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे आंतरिक हो, चाहे वो बाहरी हो, कुछ भी स्टडी हो बच्चे, वो सब कुछ अपन किस में इंक्लूड करेंगे, बॉटनी में इंक्लूड करेंगे। ओके, चल थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि सर ये बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा प्लांट पर अध्ययन करने वाला जो साइंटिस्ट था वो थियोफ्रास्टस था। कौन था, थियोफ्रास्टस जी। तो उनके बारे में ये बोला जाता है कि सर फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ आपसे बॉटनी पूछे कि फादर ऑफ बॉटनी कौन होते हैं, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक। तो वनस्पति विज्ञान के अगर आपसे बच्चे जनक पूछे तो आपको लिखना है थियोफ्रास्टस जी। कौन लिखना है बच्चे, थियोफ्रास्टस। ठीक है, इनके बारे में आपको लिख के आ जाना। इस बंदे ने क्या किया था, इस बंदे ने थोड़ा सा काम किया था बच्चे, हालांकि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। इस बंदे ने 500 प्लांट पर स्टडी किया था। जैसे अरस्तु जी ने 500 जानवरों पर स्टडी की थी, इस बंदे ने 500 प्लांट्स पर इनकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की थी। क्या की थी बेटा, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की थी। ठीक है, आपको ये बता देना है। यानी 500 पौधों पर इन्होंने स्टडी करने के बाद इन्होंने पौधों के क्या नाम दे दिए थे बच्चे, इन्होंने पौधों के बॉटेनिकल नेम दिए थे। जैसे अरस्तु जी ने क्या नाम दिए थे बच्चे, अरस्तु जी ने, तो अरस्तु जी ने बच्चे नाम दिए थे साइंटिफिक नेम, इन्होंने दिए थे बॉटेनिकल नेम। हालांकि देखो ज़्यादा अंतर नहीं है वनस्पति नाम और वैज्ञानिक नाम में। जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है साइंटिफिक, और प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है बच्चे वानस्पतिक नाम। तो 500 प्लांट के वानस्पतिक नाम किसके द्वारा दिए गए थे, वनस्पति नाम या वानस्पतिक नाम, ये बच्चे दिए गए थे किसके द्वारा, थियोफ्रास्टस जी के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि बच्चे जैसे अरस्तु जी ने एक किताब लिखी थी, वैसे ही थियोफ्रास्टस जी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी। उस बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है कि हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। हालांकि देखो कई बुकों में आपको ये भी लिखा मिल जाएगा कि हिस्टोरिया ऑफ प्लांटी, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटी, ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। कौन सी मिल जाएंगी, एक तो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम या फिर इसी बुक का दूसरा नाम आप बोल सकते हो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटी। इन्हीं सारे कामों के कारण थियोफ्रास्टस जी को क्या बोला गया था, वनस्पति विज्ञान के जनक, यानी फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोला गया था बच्चे, फादर ऑफ बॉटनी। तीसरी ब्रांच की तरफ ये है थियोफ्रास्टस जी। बच्चे ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये क्या है तो बता देना, थियोफ्रास्टस जी है। चलें अगली ब्रांच की तरफ हम बढ़ें तो अगली ब्रांच होती है कौन सी, हमारी माइक्रोबायोलॉजी। कौन सी ब्रांच होती है बच्चे, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं कि सर इसमें किसकी स्टडी करना है, देन आप बताओगे कि सर ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना है जो आपके बॉडी में बीमारियां करते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये किस तरीके के नेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरीके का इनका न्यूट्रिशन मोड होता है, किस तरीके से बच्चे ये हैबिटेट प्लेस होता है, इनका रहन सहन
किस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल होती है, पूरा का पूरा आप डिटेल स्टडी किस में करते हो, माइक्रोबायोलॉजी में करते हो, जो आगे चल के हम लोग करने वाले भी हैं। पर्टिकुलर एक एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग तोड़ेंगे, उनका लाइफ साइकिल, उनका न्यूट्रिशन मोड, उनका हैबिटेट प्लेस, उनका जितना भी चक्र होता है वो सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, अब आगे आ जाते हैं कि सर माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले ये होता है कि सर स्टडी किसकी करना है माइक्रोबायोलॉजी में, तो बता देना है टू स्टडी अबाउट माइक्रोब्स, टू स्टडी अबाउट माइक्रोब्स, टू स्टडी अबाउट माइक्रोब्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, आपको बोलना है कि बीमारी फैलाने वाले कारक, सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन, सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन। ठीक है बच्चे, एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, इस पे काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे, जैसे सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो बच्चे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आपको लिख के आ जाना है किसका नाम, जल्दी से बोलो फटाफट से। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में अगर किसी भी बच्चे को पता है तो तुरंत वो नाम लिख सकता है, यानी कि जीव विज्ञान के या फिर सूक्ष्म विज्ञान के जनक, सूक्ष्म विज्ञान के जनक। कभी आपसे पूछ लेता है तो बच्चे आपको लिख देना है ल्यूवेनहॉक। क्या लिख देना है बच्चे, ल्यूवेनहॉक लिख देना है। तो आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले किस पे स्टडी करना शुरू किया था, माइक्रोबायोलॉजी पर, और इसी बंदे ने बैक्टीरिया की खोज कर दी थी। तो अगर कभी पूछे कि सर जो ल्यूवेनहॉक होता है इसने काम क्या क्या किया है, तो बच्चे इसने बहुत सारा काम किया है। देखो इस बंदे ने किस किस चीज़ की खोज की है, इस ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले इसी बंदे ने बैक्टीरिया की खोज की है। किसकी, बैक्टीरिया, जिसको हम लोग जनरली भाषा में क्या बोलते हैं, जीवाणु। इसी बंदे ने बच्चे मसल्स सेल की खोज की है, मसल्स सेल, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे, इसको बोलेंगे मांसपेशीय कोशिकाओं, मांसपेशीय कोशिका। इनकी स्टडी इसी बंदे ने की थी। थोड़ा सा आगे आ जाओ कि इन्हीं वैज्ञानिकों के द्वारा बच्चे की खोज की गई थी आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ, जो हमारे खून में पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको कोशिकाएं भी बोलते हैं, तो कोशिकाएं भी आप बोल सकते हो, लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएँ। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहीं पर ये बताया जाता है कि सर ल्यूवेनहॉक जी ने प्रोटोजोआ की भी खोज की थी। किसकी खोज की थी, प्रोटोजोआ की भी खोज की थी। तो आपको ये भी याद रखना है। अब सोच सकते हो इस बंदे ने कितना काम किया है। फिर आगे आ जाओ तो थोड़ा सा और चलते हैं बच्चे। इसी ने की थी स्पर्म सेल की खोज। इसी ने किसकी खोज की थी बच्चे, स्पर्म सेल की, यानी कि शुक्राणु कोशिका। तो शुक्राणु कोशिका भी किसके द्वारा खोजी गई थी, तो आपको बता देना है किसके द्वारा, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। फिर आगे आ जाओ बच्चे, इसी बंदे ने लिविंग सेल की खोज की थी। किसकी, लिविंग सेल की। लिविंग सेल का मतलब क्या है, लिविंग सेल का मतलब होता है बच्चे जिंदा सेल, यानी सजीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, सजीव कोशिका। तो सजीव कोशिका की जो बच्चे खोज की गई थी किसके द्वारा, ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद होनी चाहिए। इतने सारे काम किसने किए थे, इतने सारे के सारे काम किए हैं बच्चे ल्यूवेनहॉक ने। चाहे वो बैक्टीरिया की खोज की बात की जाए, चाहे मसल सेल की बात की जाए, चाहे आरबीसी की बात की जाए, चाहे प्रोटोजोआ की, चाहे स्पर्म सेल की, चाहे लिविंग की। इसीलिए ल्यूवेनहॉक को और भी चीज़ों के फादर बोला जाता है। देखो और चीज़ों के फादर क्या बोला जाता है, तो ल्यूवेनहॉक को पहला बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि इस बंदे ने खोज किसकी की थी, बैक्टीरिया की, तो इसी को बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इसी ने खोज की थी बच्चे दूसरा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है बैक्टीरियोलॉजी के जनक। किसके जनक बच्चे, बैक्टीरियोलॉजी के जनक कहा जाता है। चलें आगे, चलो। फिर इसी बंदे ने प्रोटोजोआ की खोज की थी। इसी बंदे ने किसकी खोज की थी, प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ की खोज करने के लिए इनको बोला गया है फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजोआ की खोज करने के बाद इनको बोला गया फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी, ये इन्हीं का नाम है। अच्छा, आगे चले जाओ तो बच्चे इसने क्या, लिविंग सेल की भी खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी, इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इसी को ही बोला जाता है। यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की अगर आपसे बात करता है तो आपको इन्हीं का नाम लिख के आ जाना है, आपको इन्हीं का नाम लिख के आ जाना है। किनका, ल्यूवेनहॉक का लिख के आ जाना है। ठीक है बच्चे,
यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी तो बैक्टीरियोलॉजी, प्रोटोजोआ की खोज की है तो प्रोटोजोलॉजी। अगर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बच्चे ने किसकी खोज की थी, बैक्टीरिया की। थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर कि माइक्रोबायोलॉजी में ल्यूवेनहॉक का इतना ही क्या था बच्चे, योगदान था। इतना मतलब बहुत योगदान होता है। तो ये थी वो 4 ब्रांच जिसमें 3 ब्रांच अपन ने कंप्लीट कर ली। अब आ जाते हैं कि सर बायोलॉजी की चौथी ब्रांच कौन सी है। बच्चे अगर मैं चौथी ब्रांच की बात करूं तो चौथी ब्रांच कौन सी होती है, आनुवांशिकी। कौन सी होती है बच्चे, आनुवांशिकी होता है, यानी कि जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक्स यानी इस ब्रांच में किसकी स्टडी करवाई जाती है, तो मैं आपको जनरली तौर पे बता दूं कि सर आनुवांशिकी में सबसे पहले आप स्टडी अबाउट हेरेडिटी। आपको इसमें किसकी स्टडी करना है बच्चे, हेरेडिटी की स्टडी करना है। हेरेडिटी मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी भी चीज़ का जाना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वंशानुगति की स्टडी करना। वंशानुगति की स्टडी करना, वंशानुगति। अब समझ में ये नहीं आता कि सर ये हेरेडिटी यानी वंशानुगति है क्या, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि सपोज दैट मेरे अंदर मेरे फादर के भी जीन हैं, मेरे अंदर मेरी माँ के भी जीन हैं। मेरे अंदर कुछ क्वालिटी मेरे फादर की हैं, कुछ क्वालिटी मेरी मदर की भी हैं। मेरे अंदर दोनों की क्वालिटी आई हैं, तो मेरे अंदर जो क्वालिटी आई हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिकल करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, उसी को ही बोला जाता है क्या, हेरेडिटी यानी कि वंशानुगति। तो आपको जेनेटिक्स में यही सीखना है कि होने वाला बेबी मेल होगा कि फीमेल, ये कैसे डिसाइड होता है। बेबी के अंदर माँ के जैसे करेक्टर शो होंगे या पिताजी जैसे करेक्टर शो होंगे, बेबी माँ के जैसा दिखेगा या पिताजी जैसा दिखेगा। जेनेटिकल करेक्टर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे आते हैं, बस यही आपको जेनेटिक्स में स्टडी करना है कंप्लीट। फिर आगे ये आता है कि सर थोड़ा सा चलते हैं आगे, तो ये बोला जाता है कि इस पे काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडल, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो कभी कोई पूछता है आपसे कि भैया आनुवांशिकी के जनक कौन होते हैं, तो जनरली तौर पे आपको केवल और केवल एक साइंटिस्ट का नाम लेना है। किसका नाम लेगा, आनुवांशिकी के आपसे जनक पूछ लिया जाए तो आपको लिख देना है बच्चे कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल कहा जाता है। ठीक है बच्चे, यानी आप हिंदी में लिख सकते हो बच्चे ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेलिंग कर दूं बच्चे। इसी बंदे ने क्या किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल में 3 लॉ दिए थे, 3 नियम दिए थे, जिनको बोला जाता है मेंडल्स लॉ, यानी मेंडल के नियम। फिर आगे आ जाओ बच्चे, ऐसा नहीं है, इसी के बारे में थोड़ा सा आप चलोगे तो बच्चे आपको जेनेटिक्स में म्यूटेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हमें उत्परिवर्तन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। उत्परिवर्तन के बारे में सबसे पहले बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो बच्चे था हुगो डिब्रेज, हुगो डिब्रेज। अब ये क्या वाला है भैया, हुगो डिब्रेज, ये कौन सा साइंटिस्ट है, ध्यान से सुनो। हमारे अंदर सडनली कोई भी चेंजेस होता है हमारे बॉडी में, एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा, इंटरनल फैक्टर के द्वारा, हमारे जीन में अगर कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो हमारे अंदर ना कई तरीके के परिवर्तन देखने मिलता है। अगर सडनली आपके जीन में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। यानी कि आपके बॉडी में आपके जीन के कारण सडनली बहुत तेज़ी से अगर परिवर्तन होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। म्यूटेशन सबसे पहले किसने समझाया था, हुगो डिब्रेज ने। फिर आगे आ जाओ बच्चे कि मेंडल ने क्या काम किया था। मेंडल के बारे में थोड़ा सा आ जाते हैं कि सर मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को, 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं भैया ये मेंडल जी हैं। क्या है बच्चे, मेंडल है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रिया कंट्री में, ऑस्ट्रिया देश में। आपको ये चीज़ बता देना बच्चे। इन्होंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में किया था। इनका ग्रेजुएशन करने के बाद ये बहुत ही एक्सपर्ट, यानी आप कह सकते हो कि बहुत ही माइंडेड आदमी थे। ये एक स्कूल में पढ़ाने लगे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, और मैं उसी स्कूल के आगे पर एक चर्च थी, उसी चर्च में ये फादर भी हुआ करते थे, और प्लस साथ ही साथ ये उस स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। एक सुबह ये घूमते घूमते अपने गार्डन में पहुँचे। इन्होंने गार्डन में देखा कि बहुत सारे मटर के पौधे लगे हुए थे, और मटर के पौधे लगे होने के बावजूद भी इन्होंने मटर के पौधों में एक चीज़ ऑब्जर्व की कि सारे मटर के पौधे या तो लंबे थे या फिर बौने थे, बीच का मीडियम का कोई ऐसा करेक्टर नहीं था।
जबकि ऐसा इंसानों में नहीं होता। इंसानों में तीनों तरीके की कैटेगरीज होती हैं, या तो आदमी छोटा होगा या मीडियम होगा या बड़ा होगा, बट ऐसा प्लांट में उनको कैटेगरी देखने को मिल ही नहीं रही थी। उनको एक्चुअली में केवल इतनी कैटेगरीज दिखाई दे रही थी कि या तो प्लांट बौने थे या प्लांट लंबे थे। बस यही चीज़ को उन्होंने अपना नियम का क्या बनाया, आधार बनाया, और आगे चल के मेंडल ने 3 नियम दिए थे। देन उसके बाद इन्होंने लगभग 1856 से लेकर 1863 तक लगातार 7 सालों तक बच्चे इन्होंने क्या किया, काम किया। लगभग 10,000 पौधों पर, लगभग 10,000 मटर के पौधों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उनके बाद उनको सेम रिजल्ट मिले। और सारे रिजल्ट मिले तो उन्होंने क्या कर दिया, एक न्यूज़पेपर में, एक वहाँ की जो लोकल पत्रिका थी बच्चे, उन्होंने उसमें पब्लिश कराया अपने लॉस को। जब लोगों ने उनको पढ़ा तो लोगों ने उनको पागल घोषित कर दिया। बोले यार ऐसा कैसे हो सकता है, या तो प्लांट लंबे होंगे या फिर बौने होंगे। ये बताया था किसने, मेंडल ने। बट लोगों का मानना ये था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे आदमी होते हैं कि बौने भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, वैसे ही पौधे भी होते होंगे। बस इसके बाद लोगों ने इनको पागल घोषित कर दिया। देन उसके बाद इनकी डेथ होगी 1884 के समथिंग। 1884 में बच्चे जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद लगभग 3-4 साइंटिस्ट और आए, लगातार काम कर रहे थे। उनमें से एक हुगो डिब्रीज भी था। हुगो डिब्रीज को अपने रिसर्च के दौरान, वो रिसर्च पेपर पब्लिश जो किया गया था किसके द्वारा, मेंडल के द्वारा, वो इनके हाथ लगा हुगो डिब्रीज के। हुगो डिब्रीज ने क्या किया, उस पब्लिश को पढ़ा और इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी वही एक्सपेरिमेंट करें जो मेंडल ने किए थे। हो सकता हो वो बंदा सही बोल रहा हो। सेम कंडीशन उन्होंने भी अप्लाई की। हुगो डिब्रीज ने एक बौना पौधा लिया, एक लंबा पौधा लिया, और जब बच्चे इन पौधों को आपस में क्रॉस कराया गया तो जो तीसरा बनने वाला पौधा था, जिसको प्रथम जनरेशन बोलते हैं या फर्स्ट जनरेशन या ऑफ स्प्रिंग प्लांट बोलते हैं, वो कैसा पौधा हुआ, लंबा पौधा हुआ। तो जैसे रिजल्ट किसको मिले थे, मेंडल को मिले थे, वैसे ही रिजल्ट किसको मिले, हुगो डिब्रीज को। तो फिर मरने के बाद हुगो डिब्रीज ने इनको बोला था फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि एक्चुअल में मेहनत किसकी थी, इस बंदे की थी। एक्चुअल में मेहनत किसकी थी, इस बंदे की थी। ठीक है, चलें आगे। फिर थोड़ा सा और आता है कि सर इतनी तो चीज़ हो गई, मेंडल ने कौन से पौधे के ऊपर काम किया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर काम किया था, किस पौधे के ऊपर इसने काम किया था। तो बच्चे आपको बता देना है गार्डन पी। क्या लिख देना है बच्चे, गार्डन पी, यानी मटर के पौधे पर। किस पौधे पर बच्चे, मटर के पौधे पर। और मटर के पौधे पर तो किया, कितने पौधों पर किया। अगर कभी आपसे क्वांटिटी पूछ लिया जाए तो लगभग 10,000 पौधों पर। कब से कब तक काम किया था बच्चे, 1856 से लेकर 1863 तक। कितने साल लगातार काम किया बच्चे, 7 साल। कितने साल तक, 7 साल तक काम किया। देन उसके बाद इन्होंने 1865 में और 1606 में बच्चे पब्लिश कराए थे अपने लॉ। क्या कराए थे, पब्लिश। तो कभी कोई पूछ ले कि इन्होंने अपने लॉ कब पब्लिश कराए थे, तो बता देना 1885, 65 से लेकर 66 तक। क्लियर है इतनी चीज़ें। चलो, ये थी बच्चे हमारी चारों ब्रांच जो हमने बायोलॉजी में पढ़ी हैं। कौन कौन सी ब्रांच थी, अब मैं पूरा एक आपको ओवरव्यू देता हूँ कि अपन ने कितनी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि सर बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी सबसे पहले शब्द यूज़ करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लेमार्क, दूसरे का नाम था ट्रेनी रेनस। ठीक है, ट्रेवी रेनस, 2 साइंटिस्ट थे। कब यूज़ किया था, 1802 में। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला गया है, अरस्तु जी को बोला गया है। फिर आ गया जो बायोलॉजी शब्द ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि लिविंग के बारे में स्टडी करना, सजीवों के बारे में अध्ययन करना। फिर आ जाते हैं कि सर बायोलॉजी, आप जीवन में 2 तरीके से पॉसिबिलिटी थी। दुनिया में 2 तरीके से जीवन चल रहे थे, या तो प्लांट के थे या एनिमल के थे, और यही चीज़ों को आगे बेस बनाते हुए प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का निर्माण किया गया, या प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया। ये किया किसने, लिनियस जी ने। अच्छा, लिनियस ने सबसे पहले जो बाइनोमियल है ना, नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम जो पद्धति, इसको लाए, और उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी सिस्टम ऑफ नेचुरी। इन्होंने इसके बारे में, प्लांट के बारे में, एनिमल्स के बारे में, वर्गीकी के बारे में, टेक्सोनॉमी के बारे में सारा कुछ उसमें लिख दिया। इसलिए उनको बोला गया फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फिर आता है कि सर जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी की कितनी ब्रांच होती हैं, तो मेन ब्रांच कितनी है बच्चे, 4। कौन कौन सी है, जूलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा कुछ और भी ब्रांचेज हैं जो हम आगे चल के अभी पढ़ने वाले हैं। पहली ब्रांच कौन सी पढ़ी अपने, जूलॉजी। जूलॉजी के फादर किसे बोला जाता है, बोल रहे हैं अरस्तु जी को। जूलॉजी में अरस्तु ने क्या काम किया था, 500 एनिमल्स को स्टडी किया, और 500 एनिमल्स की स्टडी करने के बाद उन्होंने सभी के साइंटिफिक नेम दिए, प्लस एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरी ऑफ एनिमलिज्म। फिर आ जाओ दूसरी ब्रांच आ जाती है बॉटनी। बॉटनी में किसकी स्टडी करते हैं बच्चे, प्लांट की स्टडी करते हैं।
प्लांट पे सबसे ज़्यादा स्टडी करने वाला साइंटिस्ट कौन सा था? थियोफ्रास्टस। इन्होंने 500 पौधों को लिया, उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की कि जड़ क्या होता है, तना क्या होता है, पत्ती क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, मतलब सब कुछ एवरीथिंग इन्होंने स्टडी की। स्टडी करने के बाद इनको एक चीज़ ऑब्जर्व करने को मिली और सारी की सारी चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन को उन्होंने एक किताब में इंक्लूडेड किया। उस किताब का नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम या हिस्टोरी ऑफ प्लांटी। तो फादर ऑफ बॉटनी किसे बोला गया था? तो बता देना थियोफ्रास्टस जी को। तीसरी जो ब्रांच आती है माइक्रोबायोलॉजी। अगर बच्चे मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करूँ कि सर जो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, तो आपको बोलना है कि माइक्रोबायोलॉजी में आपको माइक्रोब्स की स्टडी करना है। किसकी स्टडी करना है बच्चे? माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स क्या होते हैं? बीमारी फैलाने वाले कारक, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्रोटोजोवा हो। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बच्चे ख़राब भी हो सकते हैं, दोनों कैटेगरी के हो सकते हैं। समस्या ये है कि सर सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी पर यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ही वो बंदा था जिसने 4-5 चीज़ों की खोज की थी, चाहे वो मसल सेल हो, चाहे आरबीसी सेल हो, चाहे जिंदा कोशिका हो, चाहे प्रोटोजोवा हो, चाहे स्पर्म सेल हो, चाहे आपका बैक्टीरिया हो। इन सभी की खोज किसने की थी? आपको बता देना है बेटे, किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। देन आगे चलते बच्चे, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछे तो आपको ल्यूवेनहॉक ही लगाना है, कुछ भी हो जाए। अगला चलते बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते कि सर लगाएं क्या। अगली ब्रांच कौन सी है? जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी। अनुवांशिकी पे काम करने वाले बहुत साइंटिस्ट आए हैं बच्चे, इसमें नो डाउट है। बट सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? मेंडल जी को। किनको? इन्होंने 3 नियम दिए थे जिनको बोला जाता है मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम। ठीक है, क्या दिया जाता है बच्चे? मेंडल के नियम। तो फादर ऑफ अगर जेनेटिक्स पूछे तो मेंडल। किस पौधे पे काम किया था? मटर। कितने पौधों पे काम किया था? 10,000। कब काम किया था? 1856 से 1863। कितने साल काम किया था? 7 साल। इन्होंने अपने नियम को कब पब्लिश कराया था न्यूज़पेपर में? 1865 से लेकर 1866 में। इस दौरान इन्होंने पब्लिश करा दिया था। इस दौरान क्या किया था बच्चे? पब्लिश करा दिया था। ठीक है। अच्छा बच्चे, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे बोलेंगे, यानी मॉडर्न जेनेटिक्स किसे बोलेंगे? तो आपको यह लिखना है टी.एच. मॉर्गन। क्या बता देना बच्चे? टी.एच. मॉर्गन, यानी कि टी.एच. मॉर्गन जी के बारे में भी आप थोड़ा सा सुन ही लो। टी.एच. मॉर्गन जी ने क्या काम किया? ड्रोसोफिला एक मक्खी को पकड़ा। इस ड्रोसोफिला, जिसको फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, ड्रोसोफिला या इसी का दूसरा नाम है बच्चे फ्रूट फ्लाई। क्या है? फ्रूट फ्लाई। इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला। इस ड्रोसोफिला पर इन्होंने काम किया था और ये इसको बोला जाता है फल मक्खी। और फल मक्खी पर काम करके उसकी आँखों का कलर चेंज कर दिया था इन्होंने अपने दम पर, अपने जेनेटिक्स की स्टडी के दम पर। उस फ्रूट फ्लाई का क्या कर दिया था? आँखों का कलर चेंज कर दिया था। इसलिए इनको बोला गया फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। देखो, मेंडल ने प्लांट पे काम किया और इन्होंने एनिमल पे काम किया, टी.एच. मॉर्गन जी को, तो इसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। सर हुगो डिब्रीज की क्या भूमिका रही है? हुगो डिब्रीज ने सबसे ज़्यादा स्टडी किया है बच्चे म्यूटेशन पे। म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को कैसे डिफाइन करोगे? तो आप बोलना कि हमारे बॉडी में सडनली जब चेंजेस आते हैं कुछ भी, तो उन सडनली चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? किसके थ्रू आते हैं ये आते हैं बच्चे जीन के थ्रू। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं म्यूटेशन, अनुवांशिकी, सॉरी उत्परिवर्तन। ठीक है बच्चे, चलो अगला चलते हैं कि सर कुछ और भी ब्रांचेस होती हैं जिसको बोला जाता है सम इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस अभी बायोलॉजी की हैं, उनको हमें एक साथ क्या कर रहा हूँ? डिटेलिंग कर रहा हूँ। आप लोग सारे बच्चों को एक साथ लिखते जाना कि कौन कौन सी वो ब्रांच हैं। इनके अलावा 4 मेन ब्रांच थी, इनके अलावा बहुत सारी ब्रांच हैं। इनके अलावा बच्चे क्या हैं? बहुत सारी ब्रांच हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि सर साइटोलॉजी किसे बोलते हैं? साइटोलॉजी यानी जिन भी शब्दों के पीछे बच्चे आपका लॉजी लिखा हो ना, डेफिनेटली वो बायोलॉजी की ब्रांच है। साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं बच्चे सेल की। फिर आ जाता है कि सर दूसरी ब्रांच है हिस्टोलॉजी। तो ये हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं बच्चे टिश्यू की, यानी ऊतक की। किसकी? ऊतक की। कोशिका, सेल मतलब होता है बच्चे कोशिका का अध्ययन। अच्छा, ये होता है ऊतक का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन, है ना। ये सारे मैं एक साथ आपको क्या कर दे रहा हूँ? रिमाइंड करा दे रहा हूँ। तीसरी ब्रांच है बच्चे कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी यानी कि हमको किसके बारे में स्टडी करना है? हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट, यानी कि हृदय के बारे में स्टडी करना है। आगे चलते बच्चे तो आता है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी, तो बच्चे पल्मोनोलॉजी का मतलब होता है कि हमें लंग्स के बारे में स्टडी करना।
फेफड़ों के बारे में, किसके बारे में, फेफड़ों के बारे में अध्ययन को क्या बोलते हैं, फेफड़ों के अध्ययन को बच्चे हम पल्मोनोलॉजी बोलते हैं। फिर आ जाओ बच्चे न्यूरोलॉजी, क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं बच्चे, हम लोग करते हैं ब्रेन की, यानी मस्तिष्क की। ये सारी बायोलॉजी की ब्रांच ही हैं दोस्त, बायोलॉजी की क्या है बच्चे, ये ब्रांच, 4 वो मेन ब्रांच थी, ये उनके अलावा ब्रांच हैं। फिर आ जाता है सर नेफ्रोलॉजी, अगली ब्रांच कौन सी आती है बच्चे, आपको बता देना है नेफ्रोलॉजी। तो बच्चे इसमें अपन स्टडी किसकी करते हैं, नेफ्रॉन या किडनी की, या तो आप नेफ्रॉन लिख दो, अगर नेफ्रॉन नहीं लिखना है तो बच्चे आप किडनी लिख सकते हो, किडनी, यानी किडनी के बारे में अध्ययन करना। फिर आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो सर ये बोला जाता है कि सर ट्रिकोलॉजी किसे कहा जाएगा, ट्रिकोलॉजी, ट्रिकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ हेयर, यानी हमारे बालों का अध्ययन करना। तो कभी कोई पूछता है बालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ट्रिकोलॉजी। फिर आगे आता है सर डर्मेटोलॉजी, अगली ब्रांच कौन सी आती है दोस्त, अगली आती है डर्मेटोलॉजी, यानी डर्मेटोलॉजी में आपको स्टडी करना है स्टडी ऑफ स्किन, किसकी बच्चे, स्किन की, यानी कि त्वचा की, किसकी बच्चे, त्वचा की स्टडी करना। फिर थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं कि सर ऑफियोलॉजी, 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 ऑफियोलॉजी में बच्चे हम स्टडी करते हैं स्नेक की, सांपों की, किसके बच्चे, सांपों की स्टडी करना, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं तो बच्चे आता है मायोलॉजी, 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 यानी कि यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं मसल्स की, यानी पेशियों की स्टडी या मांसपेशियों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मायोलॉजी। फिर आपको बच्चे याद रखना है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में स्टडी करते हैं हम बच्चे फंगस की, फंगस बोले तो कवक की, किसकी स्टडी करते हैं बच्चे, कवक की। फिर आ जाओ तो यहाँ पर बनता है नेक्स्ट फाइकोलॉजी, क्या बनता है बच्चे, फाइकोलॉजी। तो बच्चे आपको नेक्स्ट लिखना है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में स्टडी किसकी करते हैं, एल्गी की, एल्गी बोले तो बच्चे शैवाल। अच्छा कभी कभी ये ना लिखा मिले तो बच्चे ये लिखा मिलेगा एल्गोनोलॉजी, एल्गोनोलॉजी, एल्गोनोलॉजी मतलब भी होता है स्टडी ऑफ एल्गी, यानी कि शैवालों के बारे में अध्ययन करना, सारे बच्चों को नोट करना है। फिर आगे आ जाओ, अगली लाइन पे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा और लाइन पे चलते तो ये बोला जाता है कि और हमारे शरीर में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे दांतों की स्टडी करने को बोला जाता है क्या, डेंटोलॉजी, यानी अगर कभी आपसे पूछे कि सर डेंटोलॉजी किसे बोलते हैं, डेंटोलॉजी या ओडेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी या बच्चे ओडेंटोलॉजी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टडी ऑफ टीथ, यानी दांतों के अध्ययन को, तो दांतों के अध्ययन को, ठीक है। अरे हाँ कि ना बच्चे, इतना बताओ जल्दी। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं सर और कौन कौन से ब्रांच बढ़ गए। देखो बैक्टीरियोलॉजी है बच्चे, है ना, माइक्रोबायोलॉजी है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लांट फिजियोलॉजी है ना, प्लांट फिजियोलॉजी लिख लो भैया, इसी में तो सारे आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें हमको स्टडी किसकी करना है, प्लांट की स्टडी करना है, किसकी स्टडी, पौधों की, ठीक है, पौधों की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी आपको करना है। ये सारी वो ब्रांचेज़ हैं जो दोस्त हम लोग बायोलॉजी की अदर ब्रांचेज़ बोला जाता है। इनके अलावा बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते चलोगे सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। जैसे हेमेटोलॉजी, ब्लड की स्टडी को भी बोला जाता है ना, आई की यानी आँख की स्टडी को क्या बोला जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी। ये सारी जितने भी लॉजी वर्ड लगे होंगे ना पीछे, ये डेफिनेटली किसकी ब्रांच होती है, बायोलॉजी की ब्रांच होती है। तो बच्चे आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, और बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच होती हैं। ये हमारी पेड क्लास का पहला क्लास है जो अब डेली कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। और आपको करना क्या है, अपने नोट्स सेल्फ तैयार करना है। मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा, बच्चे अपने सेल्फ नोट अपने ही होते हैं, जब आप उसको रिवाइज़ करोगे तो बहुत आसानी से आप उसको कैप्चर कर सकते हो, समझ में आ जाता है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।